हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का चुनाव। इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? उसका नाम है काजिंद। ठीक है, नाम से आप रख सकते हैं काज, KAZ से कजाकिस्तान, ठीक है, और IND से इंडिया। तो दोनों इजी नाम है, काजिंद आप याद रख सकते हैं किसके बीच है। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे शाही नौसेना विद्रोह। ये कब हुआ था? देखिए, ये 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ था। देखिए, क्या करती थी ना जो अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, सेना में भी भेदभाव करते थे, नस्लीय भेदभाव करते थे। जो उनकी अपनी सेना थी अंग्रेज़ों की, और जो जो मतलब भारतीय उसमें शामिल थे, तो भारतीयों के साथ बहुत सारा भेदभाव होता था। कैसे? उनको वेतन कम दिया जाता था, उनको खाने का बेकार सा खाना दिया जाता था, बहुत सारा उनके साथ भेदभाव होता था। तो इसीलिए ये विद्रोह हुआ। तो देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई। ठीक है, किसकी? रॉयल इंडियन जो हमारी नेवी थी उसके उसके विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी को, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार, ठीक है, एक नौसैनिक जहाज था HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। अब देखिए, आप कैसा फील करेंगे कि आप एक ही किसी सेना में हैं, ठीक है, और बराबर के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खराब भोजन दिया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारे बम्बई में एक नौसैनिक जहाज था HMIS तलवार, नाम भी हमें याद रखने हैं, कि जो 1100 नाविक थे, इन्होंने क्या करा? हड़ताल कर दी, भेदभाव, नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन के खिलाफ। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। तो एक जो नाविक थे BC दत्त, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो जहाज की दीवार थी उस पर लिख दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो ने लिख दिया था, क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके खिलाफ उनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर दिया गया था। तो जो सैनिक थे वो चाहते थे कि इनको रिहा किया जाए, BC दत्त को रिहा किया जाए। नौसेना के इस विद्रोह को बम्बई कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला। तो देखिए, एक के बाद क्या है, और भी लोगों ने इनका साथ दिया। तो जो बम्बई और कराची के नाविक थे, इनका भी इनको सहयोग मिला। तो देखिए, ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी जो थी उसके एक जहाज पर बम्बई में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। ठीक है, अब आज़ाद हिंद फौज के जो कैदी थे, ये चाहते थे कि उनको भी रिहा किया जाए, इसलिए भी इस विद्रोह में कई सारी उनकी मांग चल रही थी। एक तो भेदभाव के खिलाफ चल रही थी, BC दत्त को रिहा करने की मांग चल रही थी, और आज़ाद हिंद फौज के जो कैदी थे उनको रिहा करने की मांग चल रही थी। इस विद्रोह के समर्थन में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इनका साथ और किसने दिया, इस समर्थन में, इस विद्रोह के समर्थन में, और कौन थे? तो देखिए, एक बड़ी संख्या में क्या है, जो मजदूर हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया था। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। तो देखिए, जो पटेल और जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, जो विद्रोह कर रहे थे उनसे, नाविकों से। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अब देखिए, कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। अब देखिए, इन घटनाओं को आपको क्या है, एक उनकी डेट याद रखनी है। देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि IAS के एग्जाम में फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती है, लेकिन हिस्ट्री में आ जाती हैं। आपको लाइन से लगाने को घटनाएं आ जाती हैं, तब अपन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब हुई तो एक साथ थी। 1946 में नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन। तो हम इनको अगर लाइन से याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा पहली घटना कब थी, दूसरी कब थी। तो आप हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिए, कि आप डेट्स भी थोड़ा, जो ईयर है वो भी ध्यान रखिए। ऐसा पूरा एग्जैक्ट भी नहीं याद रहे तो आपको ये याद रहे कि कब हुआ था लगभग, है ना। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेट भी अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो था वो बिल्कुल जब हम आज़ाद होने वाले थे उससे थोड़े समय पहले आया था, 1946 में। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल
कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। तो देखिए उस वक्त क्या था, ब्रिटेन में क्या थी, लेबर पार्टी आ चुकी थी, ठीक है। लेबर पार्टी के नेता थे एटली। उन्होंने क्या करा कि जो भारतीय नेता थे उनसे अनौपचारिक स्तर पर बात करने के लिए एक संसदीय दल भेजा, जिसे कहा कहते हैं कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल थे सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिव लॉरेंस, ठीक है। अब ये आपको तीनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ऐसे याद रखिए, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, एक एक वर्ड याद रख लीजिए तो आपको याद रहेगा। इसके बाद देखिए भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिव लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था कि कैबिनेट मिशन क्यों आया है, ये इसका उद्देश्य क्या है, भारत में अब एक संविधान तैयार होगा, ठीक है। तैयार करने के लिए कार्य प्रणाली जो है वो तैयार की जाएगी और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन कराया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो इसके कुछ प्रावधान थे। देखिए कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मिशन था उसने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कैबिनेट मिशन में ये वाली बात स्वीकार की गई थी, तब आपको नहीं ध्यान आएगी, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना है। तो इन्होंने क्या कहा था, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटिश भारत तथा देसी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश भारत है और जो देसी राज्य थे, देसी रियासत थी जिसमें राजा थे, राज्य कर रहे थे, उनको मिलाकर हम अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिशन में अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई है, तो कैबिनेट मिशन में। और किस मिशन ने क्या बोलते हैं, पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो कैबिनेट मिशन ने। तो देखिए जो रक्षा, विदेश मामले और संचार साधनों की देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। तो जो भारतीय संघ होगा वो क्या करेगा, रक्षा, विदेश और संचार, ये तीन के मामले देखेगा और आवश्यक कर लगाएगा। संघ की कार्यप्रणाली एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो देखिए जो संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल होगा उसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे वो शामिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दे पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों हिंदू तथा मुस्लिम के विधायक प्रतिनिधि अलग अलग मत देकर उनका समर्थन करें, ठीक है। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। तो देखिए जो केंद्रीय विषय हैं, जैसे मैंने आपको बताया विदेश, रक्षा, संचार, ये संघ के पास रहेंगे। और केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष मामले जो है वो मतलब प्रांतों के पास रहेंगे। उनको पूर्ण स्वायत्तता होगी कि वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। तथा अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, रेसिडुअल पावर, मतलब जो बची हुई पावर है बंटने के बाद उन्हीं में निहित होंगी। देखिए क्या है ना, जैसे कि जो अवशिष्ट शक्तियां अभी आपको पता है किसके पास है, प्रेजेंट में केंद्र के पास रहती है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है, बची हुई शक्तियां, वो प्रांत के पास रहें। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुट या समूह को क्या क्या अधिकार होंगे, इनका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। तो प्रांत जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, गुट बना सकते हैं, समूह कुछ भी बना सकते हैं। समूह काम में हिंदू बहुमत वाले 6 निर्धारण वे स्वयं करेंगे। देखिए सॉरी, समूह का में हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत जो हैं, 6 प्रांत कौन से, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा निहित किए गए। तो समूह का में कौन से थे, हिंदू जिसमें ज़्यादा थे वो वाले प्रांत थे, जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। संयुक्त प्रांत मतलब हमारा यूपी हो गया, मध्य प्रांत हमारा एमपी मेनली। समूह खा में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र रखे गए। बंगाल तथा आसाम को समूह गा में रखा गया। मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नरी के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को समूह का में तथा बलूचिस्तान को समूह खा में रखा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो कैबिनेट मिशन ने देखिए जो संविधान सभा बननी थी, संविधान कौन बनाएगा, संविधान सभा। संविधान सभा में जो लोग होंगे वो कैसे चुनाए जाएंगे, तो कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि हम डायरेक्ट निर्वाचन नहीं करेंगे। जैसे अपन वोट देते हैं ना, तो डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा और वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी, मतलब इनडायरेक्टली उसको चुना जाएगा, डायरेक्ट वोट देकर नहीं। इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में। तो देखिए अब हम आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो गांधी जी का पहला था चंपारण से स्टार्ट किया था आंदोलन से, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब ये हमारा एक दो वीडियोस के बाद ही खत्म हो जाएगा। तो हमने 1915 से समझ लीजिए 1947 तक की पूरी स्टोरी पढ़ी है। एक दो चीज़ें और बीच में रह गई है, वो मैं आपको करा दूंगी। देखिए, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था 1946 में, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था, तो उसकी तरह क्या हुआ, चुनाव हुआ संविधान सभा का। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। तो इसमें क्या है, लगभग 300 सीटें थी और अलग अलग ऐसे लगभग में याद रख लीजिए, जैसे कांग्रेस को 200, ठीक है, मुस्लिम लीग को 70, मतलब एक लगभग में याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। तो देखिए, मुस्लिम लीग थी, उसने क्या करा, उसने कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसको अस्वीकार कर दिया कि हम इस योजना को नहीं मानते, और 16 अगस्त को उन्हें सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। तो सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त को। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। किसके विरोध में, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करके। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप देखिए, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसके प्रतिकार के रूप में नोआखली और टिपहाड़ में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। तो गांधी जी अकेले ही पहुंच गए थे, ठीक है, जो ये विवाद चल रहा था इसको निपटाने के लिए, तो इसीलिए माउंटबेटन ने उन्हें कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा कई समितियों में विभक्त की गई। तो इस तरीके देखिए हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना। थैंक यू।